हेलो साथियों, मैं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते आईटीआई पे। और ये आरएसी क्लास की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, तो मैं आशा करता हूं कि आप ये सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे। फिर भी जो लोग बीच से जुड़े हैं, अभी इस क्लास में जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, वो लोग प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो एक तरफ से क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरी क्लास कंप्लीट आपको मिल जाएगी। तो इसके अलावा जो बच्चे कंप्लीट बैच चाह रहे हैं एएलपी के लिए या किसी अन्य परीक्षा के लिए, वो हमारा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिट आईटीआई नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। फिट आईटीआई नाम का ऐप है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करिए। आरएसी सेलेक्ट करिए। इसकी फ़ीस 699 है, लेकिन अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है RLY10। ये कूपन कोड आप लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। अगर आपकी थ्योरी ज़बरदस्त है, मस्त है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो फिर मेरा आप बैच मत लो, मेरा कोर्स मत लो। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो आप कोर्स थ्योरी के लिए मत लो, ऑब्जेक्टिव हमसे ज़रूर कर लो। एक बार ऑब्जेक्टिव पूरी सीरीज़ मेरी कंप्लीट करके जाओ, जो कि यूट्यूब पे होगी। और अगर आपने अभी कहीं पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपको आरएसी पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप जाइए एप्लीकेशन पे, वहाँ पे थ्योरी करिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करिए। तो इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस थ्योरी के साथ, है ना, वीडियो क्लास, साथ में उसकी नोट्स मिल जाएगी आपको। साथ में टेस्ट सीरीज भी इसी में भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। तो इसके पीछे की क्लास में हम लोग कंडेंसर पढ़ चुके हैं, इवापोरेटर पढ़ चुके हैं, अलग अलग प्रकार के रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पढ़ चुके हैं, जैसे कि VCRS हो गया, VARS हो गया, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। ऐसे ही जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, चाहे वो इलेक्ट्रोलक्स हो गया, वो सारी चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। उसकी थ्योरी भी लगभग 8 से 10 क्लास की यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व, बहुत छोटी सी भूमिका, मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। आप लोग फिर मुझे फ़ोन करते हो कि सर ऑब्जेक्टिव क्लास है, तो उसको ऑब्जेक्टिव की तरफ कराइए, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक्सपेंशन वाल्व होता कहाँ है और इसका काम क्या है भाई, है ना। इसका काम क्या है? अच्छा, आपको एक बात तो पता है, इवापोरेटर आपने पढ़ा, इवापोरेटर आपने पढ़ा। इवापोरेटर की पोजीशन कुछ ऐसी थी, हमने आपको बताया, ये फिगर आपको हमेशा काम देगा। यहाँ पे क्या है? कंडेंसर है। यहाँ पे क्या है? कंप्रेसर है। कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा। और ये साइकिल अपोजिट चलती है ना। यहाँ पे क्या है? आपका एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 कि एक्सपेंशन वाल्व की स्थिति क्या होती है, किस जगह पर एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। तो कंडेंसर के जस्ट बाद आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में निकलता है। हीट यहाँ पे क्या होता है? बाहर रिजेक्ट करता है वायुमंडल में। उसके बाद जाता है वो रिसीवर में। रिसीवर में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। रिसीवर के बाद उसको भेजा जाता है कहाँ पे? एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व से थोड़ा सा पहले हम लोग ड्रायर या स्ट्रेटनर लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। ये क्या है? ड्रायर है, ड्रायर या स्ट्रेटनर, जो कि उसकी नमी को सोखता है। अब देखिए, एक्सपेंशन वाल्व से क्या हुआ, आपका रेफ्रिजरेंट यहां से लिक्विड स्टेट में आया। यहां पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर है आपका रेफ्रिजरेंट। अब आपको पता है, हमने इसीलिए मैंने कंडेंसर और इवापोरेटर पहले पढ़ा दिया है। आपको पता है कि कंडेंसर पे जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है, लेकिन आपके इवापोरेटर को लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेंट चाहिए, बहुत ही कम तापमान पर रेफ्रिजरेंट चाहिए, साथ में बहुत ही कम दाब पर चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ी किसकी? एक्सपेंशन वाल्व की। इसका मतलब है कि प्रेशर आपको रिड्यूस करके देगा, ये प्रेशर रिड्यूस करके देगा। साथ में कितना चाहिए इवापोरेटर को रेफ्रिजरेंट, है ना, यानी कि फ्लो रेट भी यही डिसाइड करके देगा, है ना। यानी कि प्रेशर तो कम करके देगा ही, साथ में क्या करेगा? ये फ्लो रेट भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये काम हुआ भैया किसका? आपका, आपके एक्सपेंशन वाल्व का। क्लियर है? एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग मीटरिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग रेफ्रिजरेशन फ्लो कंट्रोल डिवाइस के नाम से भी इसको बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात?
तो ये रही आपके एक्सपेंशन वाल्व की पोजीशन। अब एक्सपेंशन वाल्व आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपका हैंड एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है, उसी में एक कैपिलरी ट्यूब आ जाता है, उसी में एक ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व आ जाता है, उसी में एक आपका थर्मो इलेक्ट्रिक आ जाता है ना। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके एक्सपेंशन वाल्व होते हैं ना। आपने फ्लोट वाल्व का भी नाम सुना होगा, है ना, आपने ऑरिफिस कंट्रोल वाल्व का भी नाम सुना होगा। तो अलग अलग प्रकार के जो है आपके एक्सपेंशन वाल्व आ जाते हैं। क्लियर है भाई? तो उन्हीं सब बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कवर करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। आगे जो जो भी सवाल आपको मिलते जाएंगे वो सवाल हम आगे जो है वो कराते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। सामने ऑपरेटर साहब बैठे हैं, तो चलिए। रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को डैश डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सवाल नंबर 1, अभी पीछे हमने बताया है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट कौन डिसाइड करेगा, है ना। फ्लो रेट कौन डिसाइड करेगा, यानी कि कितनी मात्रा हमको इवापोरेटर को भेजनी है वो भी कौन डिसाइड करेगा, तो वो आपका डिसाइड करेगा एक्सपेंशन वाल्व। कंप्रेसर के बारे में आपको पता है कि भैया कंप्रेसर करके क्या देता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर इंक्रीज करके भेजता है आपके कंडेंसर में, है ना। यानी कि सक्शन करता है आपके इवापोरेटर से जितना भी रेफ्रिजरेंट आपका वेपर स्टेट में है उसको खींच करके उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर बढ़ा करके देता है किसको, कंडेंसर को, है ना। कंडेंसर के बारे में भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। कंडेंसर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या करता है, अपने हीट को लॉस करता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि वायुमंडल। थर्मोस्टेट के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, थर्मोस्टेट से याद आया कि थर्मो इलेक्ट्रिक जो हमने अभी बोला था आपके एक्सपेंशन वाल्व का प्रकार, वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, सी सही हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व, द फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है ये, लेकिन आगे पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेंट के दाब को कम करने के लिए, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ये भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, जिसका मतलब ये भी सही है। रेफ्रिजरेंट के ताप को नियंत्रित करने के लिए, है ना, तो टेम्परेचर भी कम होता है, प्रेशर जैसे जैसे ड्रॉप होता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे ऑप्शन क्या है दोस्त, सही है। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज द करेक्ट। एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व संयोजित होता है। एक्सपेंशन वाल्व कह रहा है कि किसके किसके बीच में होता है। तो अभी हमने बताया ना कि एक्सपेंशन वाल्व आपका किसके किसके बीच में होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, मान के चलिए कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर ने प्रेशर इंक्रीज करके किसको दिया, कंडेंसर को दिया। कंडेंसर ने किसको भेजा, मान के चलिए कि छोटी डिवाइस को भी अगर हम लोग इंक्लूड करें तो रिसीवर में डाल दिया, है ना। रिसीवर में एक जगह इकट्ठा हो गया। आगे हमने पीछे हमने पढ़ा था, है ना, फ्लो थ्रो टाइप रिसीवर और सर्ज टाइप रिसीवर। तो रिसीवर भी दो प्रकार से पूछ सकता है कि रिसीवर कितने प्रकार का, तो फ्लो थ्रो और सर्ज टाइप, पीछे का पार्ट था वो। फिर रिसीवर के पार्ट हम बाद हम लोग कहाँ भेजेंगे, एक्सपेंशन वाल्व में भेजेंगे, है ना। एक्सपेंशन वाल्व, अगर एक्सपेंशन वाल्व का ही एक पार्ट होता है ड्रायर या स्ट्रेटनर, जो कि उसको क्या करता है, नमी को दूर करता है रेफ्रिजरेंट के। फिर एक्सपेंशन वाल्व से हम लोग कहाँ पे भेजते हैं, इवापोरेटर में भेजते हैं। फिर इवापोरेटर के आगे एक्यूमुलेटर लगा होता है ना, एक्यूमुलेटर लगा होता है। फिर आपका क्या आ जाता है, कंप्रेसर आ जाता है। यही साइकिल होती है पूरी, और बार बार ऐसे ही आपका रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता रहता है। तो ढूंढिए भैया कि एक्सपेंशन वाल्व किसके किसके बीच में है। तो देखिए, एक्सपेंशन वाल्व अगर छोटी से छोटी डिवाइस को देगा तो रिसीवर और इवापोरेटर के बीच में बोलेगा। देखिएगा, रिसीवर और इवापोरेटर, बिल्कुल छोटी डिवाइस को भी इसने इंक्लूड किया है। इसके अलावा देखिए, कंडेंसर और इवापोरेटर, क्या ये भी है ऑप्शन में, कंडेंसर और इवापोरेटर नहीं है, है ना। तो इसने छोटी यूनिट को भी इंक्लूड किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बड़ी यूनिट तो आपको याद ही रखनी है कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर, लेकिन एक्यूमुलेटर, रिसीवर और स्ट्रेटनर, ये भी आपको पूछना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिटवीन रिसीवर एंड इवापोरेटर। तो एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा होता है, रिसीवर और इवापोरेटर के बीच में लगा होता है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए।
एक्सपेंशन वाल्व का अन्य नाम क्या है? स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग इसको मीटरिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको थ्रोटलिंग डिवाइस बोलते हैं, कुछ लोग इसको रेफ्रिजरेंट प्रवाह नियंत्रक युक्ति बोलते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी में ही थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे टर्म्स का उच्चारण हम लोग हिंदी में ही करें। क्लियर है? चलिए भाई, तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ा जाए। निम्न चित्र में x द्वारा प्रदर्शित भाग का नाम क्या है? तो x तो यहाँ पे फिगर बना ही नहीं है, तो अब हम लोग बता कैसे सकते हैं? तो फिगर तो इसका है नहीं। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब अगर दिया होगा तो कैपिलरी जैसा रहेगा। एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब के बारे में अगर हम लोग देखें तो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर आपसे पूछा जाता है तो 0.5 से 2.28 mm तक इंटरनल डाया इसका होता है ना, आंतरिक व्यास, इंटरनल डाया। और कैपिलरी ट्यूब को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो हम लोग प्लग गेज से मेजर करते हैं, या कोई हमारे पास पिन भी है तो उसको भी हम लोग ट्यूब में इंसर्ट करा लेते हैं, बाद में उसको निकाल करके बाहर आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेते हैं। तो ये सवाल आपसे बन सकता है। और ड्रायर क्या है? वही स्ट्रेटनर है। रिसीवर क्या है? वही आपका डिवाइस है जो कि कंडेंसर की जस्ट बाद लगा होता है। तो जो भी चित्र में दिया रहेगा वो आप बता ही लोगे, है ना, बाकी थ्योरी मैंने कराया ही है। आगे बढ़ें। इवोपरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कैसा होता है? अच्छा, उसका पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी कि जब इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट आपका पहुंचता है तो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि इवोपरेटर सबसे नीचे होता है, इवोपरेटर नीचे, और कंडेंसर कहाँ होता है? ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो कह रहा है कि उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, निम्न दाब पर। इवोपरेटर में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कैसा होता है? तो वो होता है भाई निम्न दाब पर। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेंट नियंत्रक युक्ति है। रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो देखिए, रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है, एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व आपका कैपिलरी ट्यूब भी एक प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व है, पीछे मैंने बताया। हैंड एक्सपेंशन वाल्व भी एक प्रकार का क्या है? आपका एक्सपेंशन वाल्व का टाइप है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी क्या है? आपका एक प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व है ना। इसके अलावा फ्लोट वाल्व भी अगर आपका ऑप्शन में रहेगा, फ्लोट वाल्व भी रहेगा, वो भी क्या किस में हो जाएगा? आपका एक्सपेंशन वाल्व भी हो जाएगा। तो ये सारे एक्सपेंशन वाल्व के अलग अलग टाइप हैं, और एक्सपेंशन वाल्व का काम हमने पीछे जाना है कि एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो रेट को क्या करना? डिसाइड करना, साथ में प्रेशर को क्या करना? रिड्यूस करना। क्लियर है इतनी सी बात, है ना? तो किसी भी प्रकार का आपका एक्सपेंशन वाल्व मिल जाएगा तो आपको वो आंसर टिक करना है। रेफ्रिजरेंट इज अ कंट्रोल डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब, हैंड एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ें। मैन्युअली रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति कौन सी है? बताइए, ऐसा कौन सा जो है युक्ति है जो कि मैन्युअली कंट्रोल करता है आपके फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट को? तो अलग अलग प्रकार का जो है आपका एक्सपेंशन वाल्व होता है ना। अलग अलग प्रकार का आपका क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व होता है। इसमें से एक एक्सपेंशन वाल्व आपका क्या है? हैंड एक्सपेंशन वाल्व। इसमें बेसिकली एक हैंड लीवर लगा होता है। तो जहां पे हमको कांस्टेंट चाहिए, भैया हमको कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट चाहिए, वहीं पे इसका यूज किया जाता है ना, हैंड वाले का। तो इसका हम लोग क्या करते हैं? मैन्युअली इसको कंट्रोल करते हैं। अगर हमको चाहिए कि अब ज्यादा चाहिए तो हैंडल को हम लोग खोल देते हैं, है ना। अगर चाहिए कि हमको कम चाहिए तो हैंडल को क्या कर देते हैं? हम लोग टाइट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है का फ्लो रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए मैन्युअली रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि खुद से, ऑटोमेटिक नहीं, कौन सी युक्ति है? तो वो है आपका हैंड एक्सपेंशन वाल्व। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? तो हम लोग कैसे करते हैं? मैन्युअली करते हैं। चलिए, क्लियर है। कैपिलरी ट्यूब सबसे सस्ता,
सस्ता और सरल होता है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट है ना, कोई वाल्व इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। सबसे अच्छा यही है, घरेलू उपकरणों में हम लोग इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या हो रहा है ये क्लियर है? आगे बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। हैंड वाल्व का प्रयोग किया जाता है, वही हैंड वाल्व है ना, हैंड एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कांस्टेंट लोड पर, परिवर्तित लोड पर, कम लोड पर, अधिक लोड पर। एक बात बताओ भैया, एक्सपेंशन वाल्व क्या है? मैनुअल है। कौन सा मैनुअल होता है? हैंड एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व। ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व का और क्या कहते हैं, है ना। तो मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग हैंड वाल्व कहते हैं। अब जहां पे हमको ये फिक्स होगा कि यहाँ पे लोड हमेशा घटेगा बढ़ेगा नहीं, वहां पे हम लोग हैंड एक्सपेंशन वाल्व लगा देंगे। यानी कि एक बार हमने सेट कर दिया, खूब ज्यादा खोल दिया रेफ्रिजरेंट, जितना हमको चाहिए उतना लगातार चल रहा है। अब बीच में लोड बढ़ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आए, तो हम लोग वहां पे ऑटोमेटिक लगाएंगे ना, हैंड एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हैंड का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? जहाँ पे कांस्टेंट लोड हो, हमको पता हो कि हमेशा हमको रेफ्रिजरेंट इतना ही चाहिए, एक बार सेट कर दो, फिर आप चाहे जो करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न चित्र में से किस प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व दर्शाया गया है? आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक हैंड व्हील लगी हुई है, इसको हम लोग घुमाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? घुमाते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आपका वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वाल्व लगा हुआ है। ये ऊपर नीचे स्लाइड करता है, जिससे कि ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर से जाता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर से निकलता है, साथ में प्रेशर ड्रॉप के साथ और फ्लो कंट्रोल के साथ कि कितना हमको फ्लो चाहिए। तो क्लियर है? तो कौन सा हो जाएगा ये? हैंड एक्सपेंशन। इसी को और क्या बोलेंगे हम लोग? मैनुअल। ऑटोमेटिक टिक करके नहीं आना है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इसके द्वारा प्रचालित किया जाता है। तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो लो साइड टेम्परेचर। अब ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि सेंसर्स लगे होते हैं, वो अपने आप काम करता है। तो जैसे जैसे लो प्रेशर साइड का मतलब क्या हुआ कि जिधर प्रेशर लो हो रहा है, इवापोरेटर साइड का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग लो प्रेशर साइड बोलते हैं। और जहां पर मान के चलिए कि आपका क्या लगा हुआ है? एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर साइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लो प्रेशर साइड बोलते हैं। समझते रहना भाई, है ना, बाद में मत बोलना आप लोग की समझ में नहीं आया। तो लो प्रेशर साइड में अगर हमको लगेगा कि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे स्थान खाली हो गया, रेफ्रिजरेंट कम हो गया, तो तुरंत ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा? रेफ्रिजरेंट के फ्लो रेट को बढ़ा देगा। तो किससे डिसाइड करता है कि कब हमको भेजना है भाई? तो वो कब डिसाइड करेगा? लो साइड तापमान की वजह से, है ना। लो साइड प्रेशर, सॉरी तापमान है यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, लो साइड प्रेशर की तरफ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप होगा, यानी कि कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तुरंत ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा? फिर से यहाँ पे भेज देगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्त? नहीं, है ना। क्या हो जाएगा? लो साइड प्रेशर। आगे बढ़े, निम्न कथनों पर विचार करवाया जा रहा है। विचार करिए, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की कार्यप्रणाली लो प्रेशर साइड पर निर्भर करती है। ये तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है, वही पीछे हमने जो पढ़ा। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व की कार्यप्रणाली हाई साइड पर निर्भर करती है। तो भैया ये तो सरासर गलत है। अब ढूंढ लो आप, है ना, अब ढूंढ लो आप कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, कथन एक तो सही है, कथन दो गलत है। तो ये सही तो है, लेकिन ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। तो कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक और दो दोनों गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत। कथन दो सही कह रहा है, तो ये भी गलत। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में कौन सा दाब कार्य करता है ना, कौन सा दाब कार्य करता है? देखिए, एक्चुअल में होता ये है कि ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, तो जैसे ये संरचना है, थ्योरी में मैंने पढ़ाया है आपको ना, यहाँ पे क्या लगी होती है? एक स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पे क्या लगी होती है? एक स्प्रिंग लगी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? एक सील लगी होती है ना, एक प्लेट लगी होती है। और यहाँ पे क्या लगा होता है? यहाँ पे एक प्लेट और लगी होती है। यहाँ पे एक प्लेट और लगी होती है ना।
यहाँ पे एक प्लेट और लगी होती है। अब यहाँ से एक वाल्व जुड़ा हुआ होता है ना, यहाँ पे एक वाल्व जुड़ा होता है। जैसे लोड कम होगा तो ये वाल्व क्या होता है, नीचे आता है। जैसे लोड कम होता है तो ये वाल्व नीचे आएगा, इसमें होता क्या है, छिद्र होता है। तो यहाँ से क्या करता है कि आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करके और इधर प्रवाहित हो जाता है इवैपोरेटर की तरफ। क्या होता है, इधर प्रवाहित हो जाता है। क्लियर है क्या भाई? चलिए, क्लियर है। तो क्या होता है, जैसे ये खुला, यहाँ पे आपका प्लेट है, यहाँ पे एक बॉडी प्लेट लगी हुई जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं, है ना। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ से तो स्प्रिंग दाब लगा रहा है, और यहाँ से क्या दाब लगाएगा, आपका इवैपोरेटर प्रेशर दाब लगाएगा। ऊपर साइड से स्प्रिंग धकेलती है आपके डायफ्राम को, और नीचे साइड से क्या दाब लगाती है, आपका इवैपोरेटर प्रेशर। तो दोनों प्रेशर इस पे काम करता है। क्लियर है? तो स्प्रिंग दाब भी इस पे दाब लगाता है और इवैपोरेटर प्रेशर भी दाब लगाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी। मैंने फिगर के साथ पढ़ाया है थ्योरी में, तो जाकर के वो एक बार देख के तब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। निम्न में एक्स चित्र द्वारा प्रदर्शित भाग का नाम बताइए। एक्स चित्र यहाँ पे ये है, और ये कैपिलरी ट्यूब के जस्ट पहले कोई छोटी सी डिवाइस लगी हुई, ये क्या है, आपका स्ट्रेटनर है ना। ये क्या है, आपका स्ट्रेनर है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग निम्न में से किस इवैपोरेटर के साथ किया जाता है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है जो आपका, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, तो ड्राई एक्सपेंशन इवैपोरेटर के साथ, है ना। तो भैया फ्लडेड के साथ कौन सा किया जाता है, तो फ्लडेड के साथ जो आपका एक्सपेंशन डिवाइस आता है वो आता है फ्लोट, है ना, फ्लोट वाल्व, फ्लोट वाल्व, है ना। ड्राई के साथ कौन सा करते हैं हम लोग, तो करते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ड्राई एक्सपेंशन इवैपोरेटर। फिर आगे बढ़े। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? निम्न दाब को नियंत्रित करना, कंप्रेसर की दक्षता को बढ़ाना, इवैपोरेटर में आवश्यक ताप को स्थिर करना, स्थिर हेड दाब को बढ़ाना। अब थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है, समझिएगा ये कैसे काम करता है, टेम्परेचर के साथ काम करता है। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होगा, क्या ये निम्न दाब को नियंत्रित करेगा, तो भैया नहीं। कंप्रेसर की दक्षता को बढ़ाएगा, तो भैया नहीं, है ना। एलिमिनेट करिए। इवैपोरेटर में आवश्यक ताप को स्थिर करता है, स्थिर हेड दाब को बनाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टू स्टेबलाइज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन इवैपोरेटर। क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ा जाए। TXV किस भाग के प्रेशर वाल्व को खोलने का प्रयास करता है? देखिए TXV क्या होता है, पहली बात तो TXV का मतलब होता है थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, है ना। इसी को TEV नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे TEV कहे चाहे TXV कहे, वो किसके बारे में बात कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसका जो प्रेशर वाल्व होता है ये किसको खोलने का प्रयास करता है, तो ये करता है खोलने का प्रयास आपके सेंसिंग बल्ब का, है ना, सेंसिंग बल्ब का। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। मीटरिंग डिवाइस के प्रदर्शन के मूल्यांकन की आवश्यकता थर्मल एक्सपेंशन वाल्व के परीक्षण करने के लिए TXV के परीक्षण के दौरान थर्मल बल्ब को रखा जाता है। तो थर्मल बल्ब को मीटरिंग डिवाइस के प्रदर्शन के मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए, है ना, जब परीक्षण करते हैं उसको हम लोग, तो उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेंट के अंदर डुबा करके रखते हैं, है ना। उसके थर्मल बल्ब को कहाँ रखा जाता है, रेफ्रिजरेंट के अंदर डुबा करके रखा जाता है, इन रेफ्रिजरेंट। ये हमने सारा चीज इंक्लूड किया है आपके थ्योरी लेक्चर में। कौन से रेफ्रिजरेंट नियंत्रक उपकरण में घूमने वाला भाग नहीं होता है? तो देखिए, जो रेफ्रिजरेंट नियंत्रक यानी कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, वही बात हो गई, चाहे मीटरिंग डिवाइस बोले, चाहे थ्रॉटलिंग डिवाइस बोले, चाहे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस बोले, चाहे एक्सपेंशन वाल्व बोले, बात एक ही है। एक्सपेंशन वाल्व के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप क्या आता है आपका, कैपिलरी ट्यूब।
कैपिलरी ट्यूब होता है। हमने कैपिलरी ट्यूब के बारे में बताया था कि बहुत ही इजी, बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई मोटर नहीं लगी होती है, बहुत ही सरल एवं सस्ता होता है ना। तो यही कह रहा है कि इसमें रोटेटिंग पार्ट भाग नहीं होता है, किसमें, तो वो किसमें नहीं होता है, कैपिलरी ट्यूब में, है ना। कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, बेसिकली प्रेशर ड्रॉप का काम करती है। कैसे, अगर भाई एक्सपेंशन वाल्व का काम पहला क्या था, पहला काम तो यही था कि उसके प्रेशर में ड्रॉप करना। अगर कोई बहुत तेजी से भागती हुई वस्तु चली आ रही है तो उसको आप क्या करो, उसके मार्ग को विचलित करो बार बार, तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण स्लो हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हवा है या पानी है, एक पानी है, एक पाइप है, उस पाइप से आप सीधा गुजारो पानी को, काफी तेज जाएगा। उतनी ही दूरी पे खूब ज्यादा सर्कुलेट करके आप घुमाओ तो अंतिम होते होते फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, उसकी दाब में कमी आ जाएगी। इसी प्रिंसिपल पर आपका क्या करती है, कैपिलरी ट्यूब काम करती है। फिलहाल इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का इंटरनल डाया किससे मेजर किया जाता है, तो मैंने बताया है कि प्लग गेज या पिन है आपके पास, उसको अंदर इंसर्ट करो, उसके बाद उसको बाहर निकाल करके आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर सकते हो। अगर इसके डायमेंशन की हम लोग बात करें तो 0.5 से 2.28 mm लगभग, है ना, तक जो है वो होती है। आगे बढ़िए भैया, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पे सारे भाग का नाम दिखाया गया है। यह है आपका कैपिलरी ट्यूब, ये क्या है आपका लिक्विड ट्यूब लार्ज इवापोरेटर है ना। ये कॉइल टाइप का इवापोरेटर है जो कि वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है। उससे पहले आपका क्या लगा हुआ है, स्ट्रेनर लगा हुआ है, और उससे पहले आपका अगर लगा होगा तो क्या लगा होगा, कंडेंसर लगा होगा। जाहिर सी बात है, तो जिसके बारे में आपसे पूछे वो ऑप्शन आप क्लिक कर देना। क्लियर है, वो ऑप्शन आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क्ड विद एक्स। कैपिलरी ट्यूब के इनलेट पर स्ट्रेनर क्यों लगाया जाता है, स्ट्रेनर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि धूल आदि कण जो है वो ना जाए, रुक जाए, है ना। धूल क्या हो, कैपिलरी ट्यूब के अंदर ना जाए, क्योंकि अगर कैपिलरी ट्यूब के अंदर धूल जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपकी कैपिलरी ट्यूब क्या हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है और बहुत जाम हो सकती है। बहुत छोटा सा, यार देखा आपने 0.5 से 2.28 mm का डाया है वो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा। जब कैपिलरी ट्यूब सिस्टम ओवरचार्ज हो जाए, अब सिस्टम कैपिलरी ट्यूब का ओवरचार्ज का मतलब ये है कि कैपिलरी ट्यूब है आपका बहुत ज़्यादा एकदम फुल भर जाए, वो जब बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, उसका दाब क्या है, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इस पाइप में पूरी तरह से पानी भर दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब पूरी तरह से यहाँ पे ओवरचार्ज नहीं करेंगे हम लोग, खाली खाली रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा बहुत ज्यादा प्रेशर, तो क्या है, हेड दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, डिस्चार्ज दाब कम हो जाएगा, कोई नहीं, ठंडक का प्रभाव अधिक होगा। ये सारे ऑप्शन फालतू हैं, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, ऑफ साइकिल के दौरान कौन सी डिवाइस दाब को बराबर करती है। अब देखिए यहाँ पे ऑफ साइकिल यानी कि आपका रेफ्रिजरेटर क्या है, बंद हो गया, एसी बंद हो गया। ऐसी कंडीशन में होता ये है, जो रेफ्रिजरेंट जहां है वहीं रह जाता है। उससे बचने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, वो तरीका ये है कि जैसे ही आपका रेफ्रिजरेटर, आपने एसी का बटन दबाया, ऑन किया एसी को, या आपने फ्रिज को क्या किया, ऑन किया, अब हो सकता है कि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के जस्ट पहले इकट्ठा हो गया हो और बहुत तेजी से कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा और आपका कंप्रेसर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पावर कंजम्पशन, जैसे ही आप कोई डिवाइस स्टार्ट करते हो, है ना, आपने टीवी ऑन किया, आपने फ्रिज ऑन किया, कूलर ऑन किया, तो हल्का सा आपका लाइट ब्लिंक करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है स्टार्टिंग में। तो अगर उस रेफ्रिजरेंट के बैलेंस को हम लोग बराबर ना करें तो कहीं पे एक जगह बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाने से कंप्रेसर को वर्क हैवी करना पड़ सकता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और आपका पावर कंजम्पशन भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। इसके लिए कभी भी फ्रिज तो आप कैसे भी बंद कर दोगे, एसी आप कैसे भी बंद कर दोगे, लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है किसका, आपके कैपिलरी ट्यूब का, जो कि काम स्टार्ट कर देती है आपका प्रेशर को बराबर करने का। सारे डिवाइसों में क्या करती है, प्रेशर को, दाब को बराबर कर देती है ना। तो किसका काम होता है, वो कैपिलरी ट्यूब का होता है। सिस्टम में कैपिलरी ट्यूब के चोक होने का कारण क्या है, तो देखिए अगर आपके कैपिलरी ट्यूब में नमी आ गई, वेटनेस आ गई, तो क्या हो जाएगा, वो चोक्ड हो जाएगा,
है ना। मॉइस्चर अगर आपके कैपिलरी ट्यूब में एंटर कर जाएगा, इसीलिए कैपिलरी ट्यूब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, स्ट्रेनर लगाते हैं या ड्रायर लगाते हैं ना, जिससे कि नमी को हम लोग दूर कर पाएँ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेनर या आपका जो ड्रायर लगाया जा रहा है वो कैपिलरी ट्यूब के या आपके एक्सपेंशन वाल्व को क्या करने से बचाता है, चोक होने से बचाता है। क्लियर है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। घरेलू रेफ्रिजरेशन प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व के स्थान पर कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई फ्रिज लगी है, घर में कोई एसी लगती है, तो उसमें हम लोग एक्सपेंशन वाल्व के स्थान पर, भाई है तो एक प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व का ही प्रकार, लेकिन और किसी प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि हम लोग कैपिलरी ट्यूब सस्ती मिलती है ना। कोई बहुत बड़ा प्लांट तो लगा नहीं रहे, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसके साथ में वो सरल होती है और खराब भी नहीं होती, खराब नहीं होती। यही सब कारण है जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसका उत्पादक सस्ता एवं सरल होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसके चोक होने की संभावना कम रहती है। यह रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को सूक्ष्मता के साथ नियंत्रित करता है। नहीं, इसका जो मेन कारण है घरेलू रेफ्रिजरेटर में यूज करने का, वो सिर्फ कारण यही है कि सस्ता और सरल होता है और जल्दी से खराब भी नहीं होता है। बेसिक सी चीज है ये। द मेन रीजन फॉर यूजिंग कैपिलरी ट्यूब इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इट्स प्रोडक्शन इज चीप एंड सिंपल, है ना। इसका प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल होता है। इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक सरल मीटरिंग डिवाइस है जिसमें एक निश्चित लंबाई के छोटे व्यास की ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब की विफलता का कारण चुनें। रेफ्रिजरेटर का ओवरचार्ज होना, नहीं, ओवरचार्ज होने से हेड प्रेशर बढ़ जाता है, बाकी ऐसा नहीं कि आपकी कैपिलरी ट्यूब खराब हो जाएगी। हाँ, अगर रेफ्रिजरेटर का अंडर चार्ज, अगर रेफ्रिजरेटर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, खाली रह जाएगी, तो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी बहुत तेजी से, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब खराब हो सकता है। देखा जाए तो अगर आपका धूल और मिश्रण अगर ये भी अगर फंस जाए आपके बीच में, तो भी आपकी कैपिलरी ट्यूब खराब हो सकती है। लेकिन अगर धूल और ये जो मिश्रण का ब्लॉक होता है, ये तो हम लोग दूर कर सकते हैं किसके द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा, है ना। किसके द्वारा दूर कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रेनर के द्वारा यूज कर सकते हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर को अगर रेफ्रिजरेंट का अगर अंडर चार्ज हुआ, पूरी तरह से कैपिलरी ट्यूब में फिल नहीं हुआ, किसी भी टाइम खाली हो गया, जैसे होता है ना कि आपकी बाइक क्या हो जाती है, बाइक एयर ले लेती है, कार एयर ले लेती है, क्योंकि उसमें फ्यूल की मात्रा नहीं है और आपके कंबशन चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ एयर ही भर गई है। अब उस एयर को निकालने के लिए जब आपका पिस्टन मूव नहीं करेगा, क्योंकि अंदर कोई दहन करने के लिए भरा नहीं होता सामान, उसी प्रकार से यहाँ भी है, पूरी तरह से खाली हो गया, अंडर चार्ज हो गया, एयर भर गई, तो आपका क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्लियर है। तो इतनी सी बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी ट्यूब के छिद्र का आकार को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब को मैंने बार बार बताया है, हर एक बार बताया है कि कैपिलरी ट्यूब कुछ इस प्रकार की ट्यूब होती है। इसके इंटरनल डाया, कोई कैपिलरी ट्यूब ही नहीं, कोई भी डिवाइस है अगर आपके पास, अगर उसके आंतरिक व्यास का आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप प्लग गेज का यूज करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई पतली सी पिन भी है, प्लग गेज नहीं भी है, तो भी आप इसके इंटरनल छेद में क्या करेंगे, छिद्र में क्या करेंगे, वो डालेंगे पिन, और पिन को बाहर निकाल लेंगे। पिन को बाहर निकालने के बाद आउटसाइड माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से आप क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो चाहे आपके पास पिन हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे प्लग गेज हो, इन सभी डिवाइसों से क्या कर सकते हैं, आप कैपिलरी ट्यूब के इंटरनल डाया का मेजरमेंट कर सकते हैं। कितना होता है इसका इंटरनल डाया, तो 0.5 से 2.28 mm, ये इसका डायमीटर होता है। क्लियर है। आगे बढ़ें। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब का उचित प्रचालन निर्भर करता है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो कैपिलरी ट्यूब का प्रचालन होता है वो किस में निर्भर करता है, तो रेफ्रिजरेंट के आपके ट्यूब के आकार पर, वायुमंडलीय दाब पर, रेफ्रिजरेंट के ताप पर, रेफ्रिजरेंट की नमी पर। तो रेफ्रिजरेंट का कितना हमारा टेम्परेचर है, इस पर डिपेंड करता है कि कैपिलरी ट्यूब का आपका प्रचालन कैसा होने वाला है। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। किस प्रकार के प्रत्यक्ष एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग कम क्षमता की यूनिट जैसे बोतल, कूलर आदि में किया जाता है। फिर वही चीज कैपिलरी, है ना। सबसे सस्ता और सबसे सरल विकल्प अगर आपके पास एक्सपेंशन वाल्व के तौर पर कुछ है तो वो क्या है, आपका कैपिलरी है। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्लोट वाल्व किस धातु का बनाया जाता है, तो जो फ्लोट वाल्व, पहली बात तो फ्लोट वाल्व जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो फ्लडेड टाइप इवापोरेटर में यूज किया जाता है, फ्लडेड इवापोरेटर में यूज किया जाता है।
तो ड्राई इवापोरेटर में क्या यूज करते हैं हम लोग? ड्राई इवापोरेटर में ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व हम लोग यूज करते हैं। और ये बना किसका होता है? फ्लोट वाल्व स्टील और कॉपर दोनों का बना हो सकता है ना। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। फ्लडेड टाइप इवापोरेटर के साथ कौन सा एक्सपेंशन वाल्व? वही सवाल फिर से पूछ लिया है कि फ्लडेड के साथ, तो फ्लडेड के साथ आप किसका यूज करोगे? फ्लोट वाल्व का प्रयोग करोगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व बहुत ही खतरनाक कंस्ट्रक्शन का होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है आपके सेंसर भी लगे होते हैं और एक मोटर भी लगी होती है ना। एक मोटर भी लगी होती है, थ्योरी में मैंने पढ़ाया है ये। चलिए मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिएगा यहाँ पे कुछ वाल्व हैं और उनका उपयोग बताया जा रहा है आपसे। हैंड एक्सपेंशन वाल्व, तो हैंड एक्सपेंशन वाल्व का हमने स्टार्टिंग बताया था कि जहाँ पे आपको ये पता हो कि हमारी कांस्टेंट लोडिंग है, लोडिंग बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमको हाथ से लीवर को ऑटोमेटिक घुमाना पड़ता है, मैनुअल, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जहां हमको पता हो कि हमारा कांस्टेंट लोडिंग है, नियत लोडिंग है, वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? हैंड एक्सपेंशन वाल्व का यूज करेंगे। तो पहले का ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व कम क्षमता की रेफ्रिजरेशन प्रणाली में बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि ऑटोमेटिक वाला ड्राई इवापोरेटर में यूज करते हैं हम लोग, है ना। और जैसा कि आपको पता है पीछे की क्लास से कि इवापोरेटर ड्राई वाला कम क्षमता के लिए यूज होता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व अधिक क्षमता के लिए बिल्कुल सही है। और फ्लोट वाल्व हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फ्लडेड इवापोरेटर में यूज करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे छाप दिया है, तो यही वाला आंसर आपको ढूंढना है, यानी कि सभी जो सूचियां हैं वो आपस में मिली जुली हुई हैं। तो आपको ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ढूंढना है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही सटीक बैठ रहा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें तो आगे हो गए हैं क्वेश्चन समाप्त आपके एक्सपेंशन वाल्व से। तो मैं आशा करता हूं कि एक्सपेंशन वाल्व से जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ बच गया है तो थ्योरी में जाके दोस्त कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं बनने वाला है। थ्योरी आप पढ़ोगे, यहाँ आओगे तो यहाँ आपकी धार तेज होगी। क्लियर है? इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल वे में किसी चीज़ को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो बच्चे ऐप पे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं तो बस उतना चाहिए उनको, बार बार थ्योरी ऐप पे भी और यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना आप। प्रोमो कोड मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग लगा लेना भी, क्योंकि बाद में बच्चा फीस पूरी पेमेंट कर देता है, फिर मुझे फीस रिफंड करनी पड़ती है, उसका जो भी जो है प्रोमो कोड होता है। तो RLY10 ये कूपन कोड लगाओ आप। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, जाके पढ़ो, मस्त एकदम एग्जाम दे के आओ, फोड़ दो और फिर आके मिठाई आके हमको खिलाओ आप। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।